Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 13th of September 2023। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस। जो फर्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन नो फिल्टर प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएटिंग करप्शन प्रोब्स इज नॉट डिजायरेबल। जो प्रायर अप्रूवल की बात करते हैं कि आपको करप्शन केस में जो शुरू कर इनिशिएट करना है प्रोब, उसके लिए प्रायर अप्रूवल की जरूरत है, तो उसको बोला कि ऐसी कोई डिजायरेबल नहीं है, इसकी कोई ऐसी डिजायर नहीं है कि उसमें आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़े। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, इट हैज रूल्ड इन इट्स 2014 वर्डिक्ट दैट इनवैलिडेट द सेक्शन 6A ऑफ द सीबीआई, जिस एक्ट से बनी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसको इनवैलिडेट किया था, एंड विच इज द लॉ दैट गवर्न द सीबीआई एंड इट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम द डे द प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड 2003। मतलब 2003 में जब ये सीबीआई बनी थी तब से एक तरह से उसको इफेक्ट में ला दिया था, जो ये इसने इनवैलिडेट किया था सेक्शन 6A को उसको। और सेक्शन 6A बेसिकली क्या था, तो इट प्रोवाइडेड दैट एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू द करप्शन चार्जेस अगेंस्ट ऑफिशियल्स of the rank of joint secretary and above can begin only after the central government's approval। कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद जो है आप जो है इसको उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन को वो शुरू कर सकते थे, ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या कहा था, द कोर्ट हैज रिट्रेटेड द पोजीशन दैट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट with the constitution and when they are so declared by a court the invalidation is with effect from their inception। मतलब अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो उसको अगर कोर्ट इनवैलिडेट डिक्लेयर कर देता तो जो इनवैलिडेशन होगा वो उस दिन से इनवैलिडेशन डिक्लेयर हो जाएगा जिस दिन से उस एक्ट का इंसेप्शन हुआ है, ना कि उस दिन से जिस दिन वो इनवैलिडेशन डिक्लेयर हुआ है। मतलब यहाँ पे सीबीआई को देखें तो सीबीआई 2013 में बनी, सेक्शन 6A को इनवैलिडेट किया 2014 में। तो ये जो इनवैलिडेशन इफेक्टिव में आया वो 2014 से नहीं आएगा, वो 2003 से इनवैलिडेशन जो इफेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो इंसेप्शन उस अथॉरिटी का उस सेक्शन का हुआ है, ठीक है जी। चलो, तो जजमेंट जो है लिमिटेड ऑफ एप्लीकेबिलिटी नाउ, आप अगर देखें हालांकि तो इसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड रही, क्योंकि सिर्फ ये जो 2003 से 2014 वाला पीरियड है सिर्फ वही कंसिडरेशन में रहेगा। उस टाइम पे जो भी एलिगेशंस रहे हैं वो चेक करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2018 में जो है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो उसको अमेंड कर दिया गया था, और उसके थ्रू जो है सेक्शन 17A जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें क्या कहता है, इट मेक द गवर्नमेंट प्रीवियस अप्रूवल अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बिफोर एनी प्रॉब कैन बी बिगन इनटू डिसीजंस और रिकमेंडेशंस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कि अगर कोई भी आपको प्रोब करना है करप्शन से रिलेटेड केस में, तो वो मैंडेटरी बना दिया था पीसीए वाले एक्ट में सेक्शन 17A को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है ना। तो अब प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएटिंग एंटी करप्शन प्रोब इज नॉट इनहेरेंटली डिजायरेबल। तो यहाँ पे ऑथर ने जो अपना बोला है कि इनहेरेंटली ऐसा कुछ नहीं कि उसमें डिजायरेबल हो कि आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़े। 2014 के अगर जजमेंट की बात करें, द कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड दैट such provisions are destructive of the objective of the anti corruption laws। कि अगर ऐसा अप्रूवल आपको चाहिए, ऐसा प्रोविजन आपने बनाया कि अप्रूवल चाहिए, तो एक तरह से वो डिस्ट्रक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव का, जो एंटी करप्शन लॉ आपने बनाया उसके आपको ऑब्जेक्टिव को वो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट ब्लॉक द ट्रूथ फ्रॉम सरफेसिंग एंड समथिंग समटाइम्स रिजल्ट इन अ फोर वार्निंग टू दोज ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड एज सून एज एलिगेशंस अराइज अगेंस्ट देम। तो जैसे उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन अराइज होगा तो उनके लिए फॉरवर्डिंग का काम कर जाएगा वो, और हो सकता है ट्रूथ को सरफेस पे आने ही ना दिया जाए और वो दब जाए, ठीक है ना, ट्रूथ ब्लॉक हो जाए। फिर फर्दर ऑथर ने कहा है कि दैट इट मे बी नेसेसरी टू हैव सेफगार्ड्स टू फिल्टर आउट फ्रिवलस इंक्वायरीज इनटू द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स मेकिंग क्रूशियल एंड bona fide decisions, but it is equally in the interest of the public that these provisions do not become a shield for the unscrupulous। जो बोनाफाइड डिसीजंस या क्रूशियल डिसीजंस कर रहे हैं उनके कंडक्ट में या उन पे एक तरह से फ्रिवलस इंक्वायरीज ना चलें, और दूसरी बात जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स है उनके लिए भी जो है उनके लिए शील्ड का काम ना करे। तो इस तरीके से मतलब होना चाहिए, इस तरीके से जो आपको सेफगार्ड बनाने चाहिए कि दोनों ही चीजें एड्रेस हो सकें, ठीक है ना। तो दिस इज इट। नेक्स्ट इज ड्रॉप द बैड आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात चल रही है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आज आया है। यहाँ पे मेनली बात वही करेगी कि भाई जो मेनली दो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे। पहला तो कॉस्ट सेविंग का आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि भाई कॉस्ट सेविंग होगी वहाँ पे, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि जो पार्टीज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो परमानेंट कैंपेन मोड में रहती हैं, ठीक है ना, उससे बाहर आएंगी और वो
फोकस कर पाएंगे गवर्नेंस पे। तो इन्हीं दोनों पॉइंट के रिगार्डिंग पॉइंट काउंटर पॉइंट चल रहे हैं। तो क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया है कि व्हेन यू क्रंच द नंबर्स द एक्चुअल फाइनेंशियल सेविंग्स आर रिलेटिवली मिनिस्क्यूल। जो एक्चुअल में आप फाइनेंशियल सेविंग्स कर पा रहे हैं जब आप इलेक्शन की बात करेंगे, अलग अलग इलेक्शन और उसमें जो इतनी सेविंग्स होगी, तो वो नंबर एक्चुअल में इतना ज्यादा हाई नहीं है, वो मिनिस्क्यूल नंबर है। दूसरा, इट इज रिलेटिवली रिसेंट पैथोलॉजी of the Indian political system that central government ministers and politicians spend a significant amount of time campaigning election। ये प्रेजेंट अभी हाल ही की ये वो है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसा होता है, ये अभी हाल ही का देखने को मिला। उसने बताया कि जो नेशनल लेवल की पॉलिटिशियंस है वो अपना सिग्निफिकेंट टाइम जो है स्टेट इलेक्शंस में कैंपेन करने में बिता रहे हैं। तो उसके लिए उसने कहा कि इसके लिए आपके पास एक सिंपल सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्यों करना चाहते हैं? इतना बड़े लेवल पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है कि आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने पड़े, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो जाएगा। तो उसने कहा जब आपके पास सिंपल आंसर है तो आप उसको जो कर सकते हैं। उसमें क्या ऑथर ने आंसर सजेस्ट किया है कि द स्टेट इलेक्शन शुड बी प्राइमरली fought by state party units while national politicians can get on with the task of governance। कि जो स्टेट इलेक्शन है वो स्टेट पार्टी यूनिट जो है उसको वोट कर सकते हैं प्राइमरली, और जो नेशनल पॉलिटिशियंस है वो गवर्नेंस का जो टास्क उनके पास है उस पर ध्यान दे सकती हैं, ठीक है ना। फिर कुछ और ऑब्जेक्शंस भी जो हैं क्रिटिक्स ने वो रेज किए हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग। और उसमें जो मेजर जो बात आई है वो है, फर्स्ट ये है कि द लॉजिस्टिकल नाइटमेयर ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन अ कंट्री ऑफ लिटिल ओवर 1.4 बिलियन पीपल इन अ कॉन्टेक्स्ट वेयर इवन स्टेट इलेक्शंस नीड टू टेक प्लेस इन मल्टीपल फेजेस। कि आपके पास लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा है ही नहीं कि आप कंडक्ट करा सकें साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि इवन अगर आप देखें कि स्टेट इलेक्शन ही अगर हम देखें तो वो भी आपको मल्टीपल फेज में कराने पड़ते हैं। तो आप कह रहे हो कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस आप लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज है उन सबके एक साथ करेंगे, तो क्या इतना लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है कि आप ये कंडक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है ये जो क्रिटिक्स एक तरह से साइट कर रहे हैं। दूसरा जो है वो ये है, इससे भी ज्यादा ग्रेव कंसर्न है, वो ये है कि द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द रिजिड इलेक्शन टाइम टेबल विद सम ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो फंडामेंटल्स हैं, क्या उनके साथ ये जो इलेक्शन टाइम टेबल आप जो बता रहे हैं साइमल्टेनियसली, क्या वो उसके साथ कंपैटिबल हो पाएगी? क्यों? इसमें ऑथर ने बात की है दो चीज की। एक तो आर्टिकल 356 क्या है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है यूनियन को टू सस्पेंड द स्टेट गवर्नमेंट, या डिसमिस कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, और वहां पे जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। एंड इट इज अ नैरोली डिफाइंड रेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, कि आपने उसको इतना अच्छे से सर्कमस्टेंस डिफाइन भी नहीं किया। वहां पे जो है आर्टिकल 356 यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं, या फिर मतलब वहां पे उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। बट ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दूसरी चीज जो उसने बताई वो है एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री। वो क्या है? दैट ऑल द टाइम द गवर्नमेंट मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। कि किसी भी समय गवर्नमेंट तब तक ही पावर में रहेगी, गवर्नमेंट तब तक ही उसमें रह सकती है पावर में या लेजिस्लेचर में, जब तक उसके पास हाउस का कॉन्फिडेंस है। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं रह जाती एक तरह से पावर में रहने के लिए, उसको मतलब कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। फेलिंग विच इट मस्ट स्टेप डाउन। बिल्कुल, अगर फेल हो जाती है वो कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस वोट पास करने में, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा एंड गो बैक टू द पीपल फॉर ए फ्रेश मैंडेट। और फ्रेश मैंडेट के लिए उनको लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सेंस है, ये आज साइमल्टेनियस इलेक्शंस के थ्रू जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा ये जो है वो क्रिटिक्स ने आर्गुमेंट दिया है। कंसिक्वेंटली इट इज ऑब्वियस दैट इवन इफ लीगली एंड प्रैक्टिकली वन इज एबल टू सिंक्रोनाइज सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शंस फॉर वन साइकिल। और फिर होता है कि मान लीजिए एक साइकिल के लिए आपने सिंक्रोनाइज कर भी दिया सेंट्रल स्टेट इलेक्शंस को, दिस विल ब्रेक डाउन द मोमेंट ए गवर्नमेंट फॉल्स। और जैसे ही कोई भी गवर्नमेंट फॉल होगी तो ये उसी टाइम टूट जाएगा साइकिल। तो उसके लिए दो सॉल्यूशंस बताए गए हैं भाई। क्या प्रपोज किए गए हैं? मतलब ये उनकी बात नहीं, जो फेवर वाले हैं उन्होंने दो सॉल्यूशंस बताए थे। वो क्या? पहला, और दोनों में ही जो है प्रॉब्लम्स को वर्स कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम को वर्स करते हुए दिखते हैं। पहला सॉल्यूशन जो बताया था वो ये बताया था कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो उतने टाइम के लिए जब तक जो है 5 ईयर का पीरियड जो है वो खत्म नहीं हो जाता। तो दिस विल स्टार्कली अंडरमाइन बोथ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इससे ये जो पहला है, इससे दोनों ही फेडरलिज्म भी और डेमोक्रेसी भी जो है वो दोनों ही एक तरह से अंडरमाइन होती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। और जो दूसरा सॉल्यूशन बताया वो बताया है
इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन दैट स्टेट बट द टर्म ऑफ न्यू असेंबली विल ओनली बी अंटिल द नेक्स्ट साइकिल। कि सिर्फ इलेक्शन करा दो उस स्टेट में जिसमें गवर्नमेंट फॉल होती है या लेजिस्लेचर ब्रेक होती है, और जो उस टर्म के लिए रखो जब तक वो मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला पीरियड ना हो जाए। तो अगर मान लीजिए 1 साल या आधे साल या 1.5 साल के लिए पीरियड होता है, तो सिर्फ उस पीरियड के लिए मतलब गवर्नमेंट जो है वो नई जो है वो आएगी, ठीक है ना। फिर इससे क्या होगा, नॉट ओनली डज दिस अंडरकट बोथ द जस्टिफिकेशंस फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कोस्ट एंड अवॉइडेंस। तो जो जस्टिफिकेशन आप साइमल्टेनियस इलेक्शन में दे रहे हो कि कोस्ट का और अवॉइडेंस ऑफ कंटिन्यूअस कैंपेन का, तो वो तो कहीं ना वो एड्रेस हुआ ही नहीं, तो वो तो कहीं ना कहीं अंडरकट फिर से हो गई अगर आपने ये वाला प्रोविजन डाला तो। और साथ साथ इट लीड्स टू परवर्स इंसेंटिव, साथ ही साथ ये परवर्स इंसेंटिव्स भी जो है जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच गवर्नेंस विल अ स्टेट गवर्नमेंट बी एबल टू डू इफ इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड इन अ ईयर। अगर 1 साल में इलेक्शन होने हैं तो कितनी गवर्नेंस जो है वो पार्टी या गवर्नमेंट जो है वो जो इलेक्ट होकर 1 साल के लिए वो जनरेट कर पाई। तो गवर्नेंस वाला इशू भी फिर से वही रह गया अनएड्रेस्ड, और जो आप कोस्ट वाला या कंटिन्यूअस कैंपेन वाली बात करें वो भी कहीं ना कहीं अनएड्रेस्ड ही रह जाएंगे। ये दूसरा सोल्यूशन अगर आप देखते हैं तो, ठीक है ना। द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर हॉर्स ट्रेडिंग, और उतने भी बताया कि कहीं ना कहीं इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग या जो अभी डिफ्रैक्शंस वाला जो वो है फेज, वो कहीं ना कहीं उसको ज्यादा चांस मिलेंगे ग्रो करने के, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखें उसको स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा, ठीक है ना, उसके लिए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग में अभी ये देखें तो हॉर्स ट्रेडिंग और जो डिफेक्शंस है वो अभी ज़्यादा हैं। अगर आप ये वाले साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाली बात हो गई और ये सब, तो और ज़्यादा मतलब इसको बिल्डअप मिलने वाला है, ऑथर ने कहा है, ठीक है ना। वाइल दीज इंटरेक्टेबल इशूज स्पीक टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस एट अ डीपर लेवल, तो देयर आर टू प्रिंसिपल्ड एंड इंटर रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द आइडिया। तो ये तो ऐसे हैं कि जो आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात किया डिफेक्शंस की, वो तो ये है कि आप जब डीपर लेवल पे बात कर रहे हैं या, ठीक है ना, तब जो है ये इशू आते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल और इंटरलेटेड आर्गुमेंट्स की बात करें तो दो इसमें ऑथर ने बताए हैं। एक तो बताया है कि दीज आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म एंड अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहले फेडरलिज्म को ऑथर ने लेते हुए बताया है कि फेडरलिज्म को अगर देखें तो इट हैज इंक्रीजिंगली कम टू बी एक्सेप्टेड दैट इंडियन फेडरलिज्म नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट आल्सो अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल दैट रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ linguistic, cultural, ethnic and other forms of कलेक्टिव एस्पिरेशंस थ्रू द ग्रांट ऑफ स्टेटहुड। कि जो इंडिया में फेडरलिज्म के वो आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के उस नजरिए से मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि इसके थ्रू आप जो डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो एथनिक है, चाहे वो लिंग्विस्टिक है, उन सबको जो एड्रेस किया जाता है, और जो कलेक्टिव एस्पिरेशंस हैं उनको एड्रेस किया जाता है थ्रू ग्रांट ऑफ स्टेटहुड। स्टेटहुड ग्रांट करके इन सब चीजों को भी एड्रेस कर रहे हैं आप, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो है स्टेट्स नहीं बनाई हुई है, ठीक है ना। In this context, this is of course Indian democracy at the center level, but also at the level of each state। मतलब ये सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी सेंटर लेवल पे नहीं है, हर स्टेट लेवल पे भी जो है इंडियन डेमोक्रेसी आपको देखने पड़ेगी। और स्टेट लेवल पे डेमोक्रेसी टेक्स इट्स ओन सेट ऑफ क्लेम्स, डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस। और स्टेट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसकी अपनी क्लेम्स हैं, अपने डिमांड्स हैं और अपने एस्पिरेशंस हैं। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर दोगे तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्लरिंग ऑफ दीज डिस्टिंक्ट फोरम्स एंड एरिनाज ऑफ डेमोक्रेसी विद द रिस्क ऑफ दैट स्टेट लेवल इशूज विल बी सबज्यूम्ड इनटू द नेशनल। और ये जो फोरम्स हैं, एरिनाज एंड डेमोक्रेसी स्टेट लेवल पे, वो कहीं ना कहीं सबज्यूम हो जाएंगे, जो स्टेट लेवल के इश्यूज हैं वो सबज्यूम हो जाएंगे नेशनल इश्यूज में, ठीक है ना। फिर कीपिंग द एब्सोल्यूट पावर इन चेक, दूसरा जो ऑथर ने यहाँ पे फेडरलिज्म में ये बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है, इट प्रोवाइड द फेडरल स्ट्रक्चर इज एन इम्पोर्टेंट चेक अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कि जो कंसंट्रेशन है पावर वो सिर्फ यूनियन के या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना रह जाए, तो उसके लिए भी एक चेक का काम करता है ये जो फेडरलिज्म की जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड की गई है। द फेडरल स्ट्रक्चर इन टर्न इज sustained by a plurality of democratic contest and a plurality of political outfits at the state level। स्टेट लेवल पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि हमारे पास प्लूरलिटी है डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट में भी और प्लूरलिटी है हमारे पास पॉलिटिकल आउटफिट्स में भी, क्योंकि आपके पास रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है ना, तो उसको पॉलिटिकल आउटफिट्स की प्लूरलिटी को दिखाता है। और क्योंकि स्टेट लेवल पे जो स्टेट इश्यूज के साथ जो आप कॉन्टेस्ट करें, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्ट को भी प्लूरलिटी को सस्टेन करने का काम करता है जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो ऊपर रीजन हमने बताया भी ये दोनों, तो द साइमल्टेनियस विल रिस्क द अंडरमाइनिंग दैट
plurality and risk precisely the kind of concentration of power that federalism is meant to be bulwark against। और जिस concentration of power को चेक करने के लिए बुलवाक की तरह काम करने के लिए जो फेडरलिज्म का जो स्कीम दी गई है वो कहीं ना कहीं वो रिस्क हो जाएगा, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं वो अंडरमाइन कर देगा, और जो प्लुरलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन करेगा। सेकंड जो है वो है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो कैसे अफेक्ट होगा, तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम की देखें तो इलेक्शंस आर द ओनली फॉर्म ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर में अगर लोगों का पार्टिसिपेशन देखें तो सिर्फ इलेक्शंस के थ्रू ही वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वी द पीपल से, लेकिन पीपल के पास कोई ऐसी खास अथॉरिटी है नहीं कि जिससे वो लॉ डिसाइड पीपल्स के थ्रू हो सके या लॉ मेकिंग में उनका जो है ऐसा पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि अगर आप बाकी कंट्रीज का भी एग्जांपल दिया ऑथर ने, जहाँ पे रिकॉल है, प्लेबिसिट है, रेफरेंडम है, इन सब के थ्रू जो है लॉ मेकिंग में पब्लिक का जो है वो रोल भी दिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप रेफरेंडम या फिर प्लेबिसिट वगैरह वाले ऑप्शंस तो नहीं देख सकते हो। लेकिन यह है कि क्योंकि और कोई तरीका जो है हमारे पास है नहीं, कोई ऐसा वे प्रोवाइड नहीं किया, तो सिर्फ इलेक्शन ही जो है वो ऐसा एक वे है जिसमें जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन देखा जाता है और पब्लिक स्फेयर में पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। लॉ मेकिंग में नहीं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में जरूर करती है। तो रिलेटिवली रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस अलाउ फॉर मोर एक्सटेंडेड पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो अगर रेगुलर और फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता है, उनकी डिबेट जो है वो एक्सटेंड होती है, उनके लिए डिबेट का टाइम जो है वो एक्सटेंड होता है। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड श्रिंक दिस स्कोप सब्सटेंशियली। अगर आप इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कर दोगे तो ये जो स्कोप है ये कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है ना, विदाउट एनी काउंटरवेलिंग चेंजेस टू डीपन इट इन अदर डोमेन। और कहीं दूसरे डोमेन्स में बढ़ाने के बजाय ये और कहीं मतलब ये जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। Therefore, it is clear that the administrative benefits from simultaneous elections are overstated at best। तो ऑथर ने ये कहा कि जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स आप बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरस्टेट करते हुए नजर आते हैं, एंड नॉन एग्जिस्टेंट एट वर्स्ट। और कि ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने नॉन एग्जिस्टेंट एट वर्स्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से ही सिर्फ जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो पहले ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। द कोस्ट जो बताया जा रहा है बोथ इन इम्प्लीमेंटेशन एंड इन कॉन्सेप्ट इटसेल्फ आर सिग्निफिकेंट एंड क्रिएट नॉन ट्रिवियल रिस्क्स व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द फेडरल एंड डेमोक्रेटिक डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करें कि फेडरल डेमोक्रेटिक डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन को बताने हैं तो जो कोस्ट का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है या कोस्ट का जो रीजन दिया जा रहा है वो एक तरह से नॉन ट्रिवियल रिस्क है, ठीक है ना, ऐसा ऑथर ने फाइनली कंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं, द भारतीय न्याय संहिता नीड्स अ रीलुक। तो बेसिकली बात यहाँ पे की जा रही है जो न्याय संहिता में चेंजेस हुए हैं, तो ये पहले भी इन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल पहले भी आया था, ये हमारे आर के विज जी हैं जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, उनके पहले भी आए थे। तो और फर्दर इन्होंने आज फिर कुछ नए चेंजेस जो है उनके बारे में बात की है। तो एक तो जो डेफिनेशंस हैं वो वेग हैं या फिर वो ज़्यादा उनका क्लैरिटी नहीं है, उसके रिगार्डिंग बात की उन्होंने। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है जो वर्ड है टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल, यूएपीए में जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज है उसमें टेररिस्ट की डेफिनेशन ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं जो टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल हैव बीन रिप्लेस्ड विद द वर्ड्स टू इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक, इसको जो है रिप्लेस कर दिया है टू इंटिमिडेट द जनरल पब्लिक से। और जो एक्सप्रेशन था जैसे सच एज टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज वेग, इस तरह के जो डेफिनेशन या एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो थोड़े से वेग हैं। और जो डेफिनेशन ऐड की गई है सेक्शन को जो टेररिस्ट को डिफाइन कर रहा है इज दैट एट वेरिएंस विद द वन हु कमिट्स अ टेररिस्ट एक्ट। तो आपने क्या कहा कि टेररिस्ट कौन है जो टेररिस्ट एक्ट कर रहा है, तो टेररिस्ट तो यहाँ पे भी डिफाइन नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने बताया कि डेफिनेशंस ज्यादा क्लियर नहीं हुई हैं, थोड़ी वेग हैं। फिर जो ओनली एडवांटेज ऑफ एडिंग टेररिज्म इन द संहिता vis-a-vis द यूएपीए इज दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वुड नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन टू द गवर्नमेंट, कि आपको बस एक एडिशनल बेनिफिट ये मिला है कि जो प्रोसिक्यूशन है जो मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको जो है गवर्नमेंट से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले सिर्फ यूएपीए में डिफाइन था, वो अब जो है वो न्याय संहिता में भी डिफाइन कर दिया, तो इसलिए उसमें ऑटोमेटिकली उसको सैंक्शन मिल गया है। बट एट द सेम टाइम द रेस्ट्रिक्टिव बेल प्रोविजन वुड आल्सो नॉट अप्लाई टू द एक्यूज, जो रेस्ट्रिक्टिव बेल प्रोविजन है वो जो है अप्लाई नहीं करेंगे एक्यूज पे, ठीक है ना। अनदर ऑफेंस जो रीइंट्रोड्यूस किया है पहले सेडिशन का था उसको चेंज करके जो है वो बता दिया एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको अप्रोच किया है। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बताया
इन्होंने ऑथर ने दैट एज इट डज नॉट इंटेंड टू पनिश क्रिटिसिज्म ऑफ और डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट, कि सिर्फ अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, डिसअफेक्शन दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के तो आप उसको पनिश नहीं कर पाएंगे, वो सेडिशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन द एडिशन ऑफ वर्ड सच एज पर्पसली और नोइंगली सर्व एज ए सेफ गार्ड बिकॉज दे इंडिकेट मैंडेटरी प्रेजेंस ऑफ मेंसरिया, कि कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स एडिशन किए गए हैं कि पर्पसली होना चाहिए, नोइंगली होना चाहिए, तो इनसे एक तरह से सेफ गार्ड जो है वो जरूर प्रोवाइड किया गया। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट थोड़े ऑथर ने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है ना। फर्दर द एक्सप्लेनेशन एडेड टू द सेक्शन अपीयर्स इनकम्प्लीट एंड नीड्स टू बी मॉडिफाइड, ठीक है ना। लेकिन वही है कि मिसयूज किया जा सकता है अथॉरिटी के द्वारा, तो जो एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है सेक्शन के लिए तो वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट बताई ऑथर ने और उसको मॉडिफाई करने की बात की है। फिर सिमिलरली जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला जो ऑफेंस जो है वो रखा गया है, और किसकी तर्ज पे, ये मकोका 1990 का जो एक्ट है उसकी तर्ज पे है, इसको नया ऑफेंस जो है वो ऐड किया गया है यहाँ पे। और जो नया ऑफेंस है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम which start with the vague expression any crime that causes general feeling of insecurity among citizens relating to theft, it does not carry any barometer to assess the general feeling of insecurity, कि आप जनरल फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को कैसे जो है असेस करेंगे, उसका कोई भी ऐसा कोई आपने डिफाइन नहीं किया है, कोई प्रिसाइजली आपने नहीं बताया, तो वेग एक्सप्रेशन है ये आपने जो एक इसमें इंसर्ट किया गया है, ठीक है ना। सरप्राइजिंगली ऑथर ने ये भी कहा कि जो स्नैचिंग थी उसको एक तरह से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया, जबकि उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेम ही है जो बाकी थेफ्ट के लिए भी है, ठीक है ना। और फिर द ग्रेविटी ऑफ मर्डर बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, कम्युनिटी, सेक्स और लैंग्वेज बाय अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर हैज बीन डाइल्यूटेड। जो प्रोविजंस थे जो मर्डर होता था ऑन द बेस ऑफ रेस, कम्युनिटी, सेक्स या लैंग्वेज के आधार पे, उसकी जो ग्रेविटी थी उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया, पनिशमेंट को जो है प्रोविजंस को थोड़ा सा डाइल्यूजन देखने को मिला है, ठीक है ना। फिर फर्दर उसने कहा जो राइट टू डिसेंट क्रीमेशन और ब्यूरियल की जो बात चल रही थी, विच इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ and was already denied to many during the pandemic, has not been taken cognizance of by making it a new offense, though it was noticed by many courts। हालांकि काफी कोर्ट्स ने इसका जो है बात जरूर की थी, लेकिन इसको जो है इसमें नहीं लिया गया है, इसके ऊपर कोई कोग्निजेंस नहीं लिया गया है, तो इस पे ऑथर ने भी यहाँ पे भी कंसर्न जताया है। एडिशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस की जो एडिशन किया है एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेज इज लॉडेबल, ये वाली बात को ऑथर ने भी प्रेज किया है कि जो आपने कम्युनिटी सर्विस वाला जो क्लोज ऐड किया है कि भाई आप एज ए की पेटी ऑफेंसेज जो है उनके लिए आपको इन एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो आपको कम्युनिटी सर्विस देनी पड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन अप्रोच की तरफ जो है आपको दे रहा है, और पनिशमेंट उसके लिए नहीं है। फाइंड नो प्लेस इन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस सीम्स रिग्रेसिव, लेकिन वहीं पे रिफॉर्मेशन अप्रोच की जो बात करें पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट के रिगार्डिंग उसका कहीं मेंशन नहीं किया है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस में, वो रिग्रेसिव स्टेप है, लेकिन जो कम्युनिटी सर्विस की बात की उसको लॉड किया है ऑथर ने भी, ठीक है ना। मोर डेलिब्रेशंस, तो क्या क्या जरूरत है आगे करने की, तो एज द संहिता विल हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इट नीड्स फर्दर डेलिब्रेशंस की आगे जरूरत है कि इस पे सोचा जाए, विचार किया जाए और इस पे जो है एक अच्छी डिबेट हो, लोगों के व्यूज भी लिए जाएं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जो बिल भेजा गया है तो इट मस्ट एंश्योर दैट इनकंसिस्टेंसी आर चेक, जो भी इनकंसिस्टेंसी उनको चेक किया जाए, वेग एक्सप्रेशंस जो है उनको रिमूव किया जाए, इनअप्रोप्रिएट जो एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस है उनको ऐड किया जाए, एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस को ऐड किया जाए, वेग एक्सप्रेशन को रिमूव किया जाए, और ड्राफ्टिंग एरर्स जो भी है उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं जो स्टैंडिंग कमेटी को जो है इंश्योर करनी है जब इसकी वो लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। एनालाइजिंग वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द G20, तो G20 की अभी समिट जो है सक्सेसफुली हुई है, हमारी कंट्री ने इस बार प्रेसिडेंसी जो है हेल्ड अप की थी। तो यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस को जो इवेल्युएट किया था रिसेंट डिकेड्स में अक्रॉस वेरियस सोशियो इकोनॉमिक मैट्रिक्स इन कंपैरिजन टू द फेलो G20 मेंबर्स के साथ। G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इंडिया आता है भाई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा, यूएस और साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया। ये 19 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन जो है 20 टोटल मिलकर G20 बनाते हैं, और इस साल जो है अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन गया है, ठीक है ना। तो कंपैरिजन में ये क्या है कि 1970 में अगर देखें तो जीडीपी जो पर कैपिटा थी वो थी $111.97 में, और इसमें इंडिया जो है 18वें नंबर पे था आउट ऑफ 19 रीजन्स एनालाइज। सिर्फ इंडोनेशिया जो लैग बिहाइंड करा था इंडिया से 1970 में, और वो भी 2022 में जो इंडिया से आगे निकल गया, और इंडिया जो है लास्ट स्पॉट पे है जीडीपी पर कैपिटा में विद $2388.62
पर कैपिटा जीडीपी जो है इंडिया की वो है, तो लास्ट स्पॉट पे है। वहीं अगर एचडीआई की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 19 कंट्रीज की बिटवीन 1990 एंड 2021, तो एचडीआई क्या है? एचडीआई मेजर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, एक्सेस टू एजुकेशन का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। तो एचडीआई ग्राफ जो मेजर किया जाता है 0 to 1 पे, 0 वर्स्ट 1 बेस्ट। तो इंडिया के एचडीआई जो इंप्रूव जरूर हुआ है, 0.43 था 1990 में और अब 0.63 है 2020 में, लेकिन प्रोग्रेस के बावजूद भी एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इंडिया जो है वो बॉटम पे है लिस्ट में अभी भी, ठीक है ना। तो एचडीआई में भी लास्ट रैंक पे, जीडीपी पर कैपिटा में भी लास्ट पे है। 1990 में अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो इंडिया में थी 45.22 ईयर्स, ठीक है ना, जो चाइना की थी उस टाइम पे 33.27 ईयर्स। लेकिन 2021 में देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की जरूर बढ़ गई 67.24 ईयर्स में, जो कि अहेड है साउथ अफ्रीका से केवल। लेकिन इंडिया की रैंकिंग देखें तो वो रिमेन सेम है, क्योंकि चाइना ने जो है वो इंडिया को सरपास कर दिया। तो अब भी हम जो है सेकंड लास्ट नंबर पे हैं, तब भी सेकंड लास्ट नंबर पे ही थे। 1990 में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो 88.8 के साथ जो है इंडिया रैंक था बॉटम पे 20 रीजन में, और 2021 में देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंप्रूव जरूर हुई है, 25.5 हुई, लेकिन इंडिया रैंक जो है अभी वो 19 है, जस्ट अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका। तो हम सिर्फ साउथ अफ्रीका से आ गए हैं, बाकी इतना खास इंप्रूवमेंट नहीं है कि बाकी कंट्रीज को हमने पीछे किया हो, ठीक है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें अगर, तो अब 15 ऑफ ईयर्स जो एज के लोग हैं लेबर फोर्स में, उनकी बात हो रही है। तो 20 रीजन में अगर देखें 1990 और 2021-22 के टाइम पे, तो 1990 में जो LFPR था वो था 54.2% और इंडिया की रैंक थी उस टाइम 18। इटली और सऊदी अरेबिया से वो आगे था। लेकिन अगर 21-22 की डाटा में देखें तो जो रैंक है वो स्लिप हुआ है, 19वें नंबर पे आ गया और अब केवल वो इटली से आगे है, ठीक है ना। इंडिया का LFPR जो है वो है 49.5, जबकि इटली का जो है 49.4 है बस। तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है 19-20 में, ठीक है ना। 19वें नंबर पे हमें, अगर हम वुमेन्स का शेयर देखें पार्लियामेंट में इन 19 रीजन में, यानी कि तो अगर 18 कंट्रीज, 19 मतलब 18 कंट्री और उनमें से यूरोपियन यूनियन, तो 1990 और 2022 का डाटा होता है यहाँ पे कंपेयर किया है, तो 8.1% पार्टिसिपेशन है 1998 में। तो शेयर तो डबल हो गया है, हम 14.9% हो गया पार्टिसिपेशन 2022 में। लेकिन अगर आप 18 कंट्रीज के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ, रीजन के साथ कंपेयर करेंगे, तो जो इंडिया की रैंक है वो 15वें नंबर पे थी जो 1998 में, वो 18वें नंबर पे पहुंच गए 2022 में, और अब हम केवल जापान से आ गए हैं 9.9% जिसका है, बाकी से हम सबसे पीछे हैं G20 में। तो कार्बन एमिशंस की बात करें तो बिल्कुल सक्सेस जरूर हुई है कर्व करने में पास्ट 3 डिकेड्स में। तो इंडिया हैज बीन लोएस्ट एमिटर ऑफ CO2 इन 1990 में हम लोएस्ट एमिटर थे कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2020 मतलब 1990 और 2020 के बीच में अमंग 20 रीजन्स एनालाइज्ड। लेकिन however, its progress in adopting eco-friendly energy sources to combat climate change has been relatively slow. लेकिन जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं eco-friendly energy sources को, वो काफी स्लो है कंपैरिजन में। Most G20 nations, excluding the US and Mexico, generated less than 2% of the electricity from renewable in 1990. 1990 में वो less than 2% जनरेट कर रहे थे अपनी इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू रिन्यूएबल्स, लेकिन 2015 से देखें तो ओनली 5.36% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। इंडिया रैंक 13 आउट ऑफ द 20 रीजन्स एनालाइज्ड, और इंडिया की रैंकिंग जो है इसमें वो है 13वें नंबर पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्लाइमेट फिनोमेना एंड फूड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की गई कि भाई क्लाइमेट चेंज के जो रिसेंट इंसिडेंट देखने को मिले हैं, ड्रोट्स हुए हैं, इतनी ज्यादा रेट भी देखी, रेंस देखी हैं आपने, जुलाई में जो है इंसेसेंट रेंस रही हैं, सबसे ज्यादा जुलाई में रेन नहीं, और अगस्त जो है इस बार का सबसे ड्राइएस्ट मंथ रहा है पिछले 100 सालों में। तो इस तरह के जो जो क्लाइमेट इवेंट्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि जो उसने यहाँ पे बोला द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग इन द वेस्टर्न हिमालय एंड नॉर्दर्न इंडिया रेट कंसर्न्स अबाउट द सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द माउंटेन्स एंड फ्लड प्लेन्स। जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं और जो हमारे माउंटेन्स रीजन्स है, उसमें जो हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं तो वो ना तो सस्टेनेबल दिखाई देते हैं, ना फिर रेजिलियंस दिखाई देते हैं। तो उन पे जो है कंसर्न जताइए कि वो कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय है, ठीक है ना। अगर अफेक्टेड एरिया की बात करें तो लगभग 2124 से 7362 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अफेक्टेड रहा है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पोटेंशियली मोर देन 25 लाख पीपल वर अफेक्टेड थ्रू दिस। तो इसमें उतने, एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हम जानते हैं कि उसका इफेक्ट रहा है, दूसरा ये है कि एल नीनो का भी इस बार काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। तो एविडेंस दैट एल नीनो फेज ऑफ द क्वाजी पीरियोडिक ANSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इसको बोलते हैं हम, अ फिनोमेना इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल ट्रॉपिक पैसिफिक ओशन इंटेंसिफाइंग एंड लाइकली टू अफेक्ट द साउथ वेस्ट मानसून को, कहीं ना कहीं उसने साउथ वेस्ट मानसून को जो इफेक्ट किया है।
एल नीनो और अदर क्लाइमेट फिनोमिना जो हैं वो these affect the rain fed agriculture in many ways, from delaying the start of rains and affecting sowing to hot temperatures that may negatively influence plant growth and soil moisture। इन तरीके से वो जो है अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑथर ने जो बात की है वो ये की है कि फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने बताया कि फूड सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो एग्रीकल्चर को ऑथर ने बताया कि दो तरह के वाटर पे डिपेंड होता है, एक होता है ग्रीन वाटर और एक होता है ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर मतलब जो रेन फेड सॉइल है, मॉइस्चर ट्रैप्ड बाय फूड एंड कैश क्रॉप्स इवेंचुअली ट्रांसफरिंग टू द एटमॉस्फेयर, इसको ग्रीन वाटर बोलते हैं। वहीं ब्लू वाटर क्या है, जो वाटर रिवर्स में है, लेक्स में है, रिजर्वोयर्स में है, ग्राउंड वाटर है, उसको ब्लू वाटर बोला है। और जो ब्लू वाटर है, इट इज द बेसिस फॉर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्री यूज सप्लाई एंड मेंटेन्स इकोलॉजिकल फ्लोज इन द रिवर। तो ब्लू वाटर जो इरिगेशन में यूज होता है, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्री यूज में यूज होता है, उसकी सप्लाई को देखते हैं, और जो इकोलॉजिकल फ्लो है रिवर्स में, उसके लिए हमें ब्लू वाटर पे आना था, ठीक है ना। तो हालांकि हमने इन्वेस्टमेंट काफी किया डैम्स में, रिजर्वोयर्स में, इरिगेशन सिस्टम्स में। अराउंड हाफ ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इंडिया डिपेंड्स ऑन ग्रीन वाटर नॉट ब्लू वाटर, लेकिन तब भी जो कल्टिवेटेड एरिया उसका हाफ पार्ट जो है वो अभी भी 50% जो वो ग्रीन वाटर पे डिपेंड कर रहा है, ब्लू वाटर पे नहीं कर रहा है। अगर हम अपने डेली नीड्स की भी बात करें, कुकिंग ऑयल से लेके डाइवर्स फूड्स से भी, तो उनको लगभग 3 to 6 8 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे की जरूरत होती है एवरेज पे, ठीक है ना। और ये जो 75% जो फुटप्रिंट है इसका, वो ग्रीन वाटर है, ये जो हमारी डेली जिसकी हम नीड्स की बात करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर टू अवर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो जो रेन फेड एग्रीकल्चर है उसका इंपॉर्टेंस आप नेगेट नहीं कर सकते, उसको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी आपकी रेन फेड पे अभी भी डिपेंड है, चाहे आपने कितने डैम्स बनाने हो, चाहे कितने रिजर्वोयर्स बना लिए हो। अगर इरिगेटेड एरियाज की बात करें तो जो वहाँ पे मैनी डोमिनेंट क्रॉप जो है उनको भी ग्रीन वाटर चाहिए फॉर डिफरेंट एक्सटेंट्स। अगर आप बात करें खरीफ सीजन की, तो राइस पैडी जो है अंडर इरिगेशन है, वहाँ पे भी ग्रीन वाटर यूज होता है, 35% तक जो है ग्रीन वाटर यूज हो रहा है। स्टेपल क्रॉप्स की बात करें, तुर दाल, सोयाबीन, ग्राउंडनट वगैरह की, तो वो भी जो है कंसिडरेबली ग्रीन वाटर पे ही जो है वो रिलाई करती हैं। 2015-16 में एल नीनो ईयर की बात करें तो जो सोयाबीन का प्रोडक्शन था इंडिया में वो डिक्लाइन हो गया था 28% से, फ्रॉम 2013 टू 2022 के एवरेज पीरियड में। तो वो ये कि कहीं ना कहीं ग्रीन वाटर, क्योंकि एल नीनो की वजह से ड्रोट्स ज्यादा आई, रेन्स कम हुई, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने बताया। फर्दर, परसिस्टेंट अनसर्टेनिटी, तो अमाउंट ऑफ, अगर मानसून प्रेसिपिटेशन देखें, हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस द 1950, तो 1950 से ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि मानसून में जो रेन होती है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो डिक्लाइन होता जा रहा है। एंड विच इज एट्रीब्यूटेड बाय सम क्लाइमेट साइंटिस्ट टू द रिडक्शन इन लैंड सी थर्मल ग्रेडियंट ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द सी। और जिसको रेस्पॉन्सिबल कुछ जो साइंटिस्ट हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट, उन्होंने बोला है कि ये जो लैंड सी का जो थर्मल ग्रेडियंट है, उसकी वजह से जो ग्रेडियंट, ये जो डिसबैलेंस हुआ है, उसकी वजह से जो सी की वार्मिंग जो हो रही है, उसकी वजह से ये जो मानसून का जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। हाउ वी रेस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं, तो अगर एग्रीकल्चर के टर्म्स में और फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में देखें, तो देयर इज नाउ एन एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो पहले तो ये करके हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है उन पे हम कह रहे हैं कि आप उन पे ज्यादा रिलाई मत कीजिए, उनको आप शिफ्ट कीजिए आप लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की तरफ, और दिस में रिड्यूस वल्नरेबिलिटी ऑफ आवर फूड सिस्टम्स टू फिनोमिना लाइक एल नीनो। तो कहीं ना कहीं जो हमारे फूड सिस्टम्स वल्नरेबल हैं वो इससे एड्रेस जरूर हो जाएंगे, कि आप शिफ्ट कीजिए। दूसरा, इट इज क्लियर दैट अल्टरनेटिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ आवर डैम्स एंड रिजर्वोयर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैम बेस्ड फ्लड डिजास्टर्स एंड इकोलॉजिकल डैमेज टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। कि कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की बात देखना पड़ेगा आपको, अपने डैम्स और रिजर्वोयर्स को जो आप लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट देख सकें, ताकि जो रिस्क है, जो डैम बेस्ड फ्लड डिजास्टर्स हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, या फिर जो इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को, वो भी आप उसके रिस्क को जो है वो आप एड्रेस कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाउ फ्रेटर्निटी इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया में किस तरीके से जो आइडिया इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे अलग है फ्रेटर्निटी जो इंडिया में एक्चुअली वो की जाती है। तो ये सोशियोलॉजी का एक आर्टिकल बेसिकली दिया है। द नोशन ऑफ फ्रेटर्निटी हैज इट्स ओन जर्नी विद इन इंडिया सोशियोलॉजी रिगार्डलेस ऑफ इट्स ह्यूज पॉलिटिकल परचेज अदरवाइज। कि जो इंडिया में जर्नी है, इंडिया की सोशियोलॉजी सोसाइटी में जो जर्नी है फ्रेटर्निटी की, वो अलग ही तरीके से है। अगर पॉलिटिकल पर्पज के लिए वो अलग तरह से बेसिक डिफाइंड है, लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो अलग ही जर्नी है। द करंट नेचर ऑफ इंडिया फ्रेटर्निटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी एस्पाउस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी जो ली गई थी, उससे जो इंडिया की फ्रेटर्निटी करंट नेचर है वो काफी अलग है। ओरिजिन की बात बताइए कि प्लेटो ने जो है इन्वोक किया था वर्ड फिलिया, और वहां से उन्होंने बेसिकली लव और फ्रेंडशिप को जो है
इम्पोर्टेंस दिया था, और उसको जो है शेयरिंग ऑफ नॉलेज को एक तरह से उन्होंने फ्रेटर्निटी का नाम दिया था। फिर एरिस्टोटल के टाइम पे आते हैं, तो एरिस्टोटल ने जो है पोलिस मतलब लॉजिकल लोकेशन ऑफ ए मैन हु रिमेन्स, तो उसने बताया कि जस्टिस एंड फ्रेंडशिप अमंग सिटीजन्स केम टू बी द मोस्ट एंड्यूरिंग फीचर ऑफ द पोलिस, और दिस इज द बर्थ आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी। यहाँ पे जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी वो जनरेट होते हैं, उसका बर्थ होता है। मिडिल एजेस में आ जाते हैं, तो फ्रेटर्निटी फ्लरिश्ड मोस्टली थ्रू रिलीजन विद इन द चर्निंग ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी इन यूरोप। ये मिडिल एजेस में जो है वो बेसिकली रिलीजन के अराउंड जो है फ्रेटर्निटी चली गई, ठीक है ना। The friendship among equals, the privilege of the idea of community and the moral values associated with it over the individual gradually gave way to religious morality and its associated way of life. This elementary dimension of fraternity is missing when we assess fraternal ties in India. और ये जो आइडिया है, ठीक है ना, जहाँ पे मोरल वैल्यूज को एसोसिएट करते हो, कम्युनिटी के आइडिया को आप एसोसिएट करते हैं, इंडिविजुअल को छोड़ के आप कम्युनिटी की बात करते हो, ठीक है ना, सोसाइटी की बात करते हो, तो वहाँ पे जो रिलीजियस मोरालिटी है एक तरह से उसको वे ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं, तो वो वाली जो फ्रेटर्निटी है वो मिसिंग है जब हम फ्रेटर्निटी को फ्रेटर्नल टाइज को इंडिया के आधार पे देखते हैं, ठीक है ना। इंडिया में थोड़ी डिफरेंट उस पे है, ठीक है ना। द ओनली कंसेप्शन ऑफ फ्रेटर्निटी एज फिजिबल फॉर इंडिया मस्ट बी रूटेड इन पॉलिटिक्स, और जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है तो जो केवल कॉन्सेप्शन हो सकता है फ्रेटर्निटी का वो केवल पॉलिटिकल हो सकता है। द ओनली रिल्म वेयर कास्ट प्रिविलेज कैन बी चैलेंज, और सिर्फ वहीं पे वहीं के थ्रू पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के थ्रू जो है आप कास्ट प्रिविलेज को जो है चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट वी है, दूसरे शब्दों में कहें तो ये है कि हमारे पास क्या एक्चुअली हमारे पास है कास्ट कॉन्शियसनेस ऑफ यूनिटी विच रिमेन्स अलूफ टू द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट ग्रुप। जाहिर सी बात है हम कास्ट से एक दूसरे से जुड़े, हमारे पास कास्ट कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम दूसरी कास्ट से बिल्कुल अलग है, उससे अलूफ है, अलूफ मतलब बिल्कुल साइड लाइन है, ठीक है ना। एंड इज ऑफन हेटफुल टू मेंबर्स ऑफ शो कार्ड लोअर कास्ट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर, उस तरह से एक कास्ट दूसरी कास्ट से एक तरह से हेट कर रही है, अपर कास्ट लोअर कास्ट को हेट कर रही है, वो सारी चीजें इसने बताई हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ कास्ट कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलती है। इंडिया एसेंशियली देन हैज फ्रेटर्निटी विद इन इट्स कास्ट कम्युनिटीज। इंडिया में अगर फ्रेटर्निटी की बात करो तो सिर्फ कास्ट कम्युनिटीज में आपको फ्रेटर्निटी मिलेगी। वेयर फोर्जिंग पॉलिटिकल यूनिटी रिमेन्स अ फॉरलॉर्न गोल, जहां पर पॉलिटिकल यूनिटी को बनाना जो है वो एक अलग मतलब एक मेन गोल रहता है, ठीक है ना। द लिमिट्स टू फ्रेटर्निटी, यहाँ पे 3 लिमिट बताई है ऑथर ने फ्रेटर्निटी की। पहला कि अगर आपको पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में है, अगर आप उस पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी को अचीव करना चाहिए तो 3 प्रीकंडीशन यहाँ पे बताई जो होनी चाहिए। पहला, फ्रेटर्निटी डज नॉट मीन एनीथिंग इफ इट ग्लोसेज ओवर सोशल इनइक्वालिटी एंड देन इन्वोक्स सोशल सॉलिडारिटी। तो पहला तो यह कि जो है ये, दूसरा जो उसने बताया कि द कॉल ऑफ सच अ फ्रेटर्निटी इज इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड विद द रेटोरिक ऑफ बेलिजरेंट नेशनलिज्म व्हिच कास्टिगेट्स अ होम ग्रोन रिलीजियस माइनॉरिटी एज इट्स आर्च एनिमी। दूसरा रीजन ये बताया, और तीसरी जो प्रीकंडीशन बताई है कि एनी सोर्स ऑफ फंडामेंटलिज्म जेटिसन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, अ फैनेटिक कैन बी एनीथिंग बट फ्रेटर्नल इन द ट्रू सेंस, कि जो फैनेटिक है जो कट्टर है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो फ्रेटर्नल तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। टू कंक्लूड, कंक्लूजन ऑफ ऑथर ने बताया कि कास्ट एंड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी गिवन इट्स सोशल मिलियू कैन नॉट कोएग्जिस्ट। इंडिया में जो कास्ट और जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी का आइडिया है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, किसी एक को दूसरे के उस पे इमर्ज करना पड़ेगा। मतलब आप एक को प्रमोट करें तो दूसरा दब जाएगा, दूसरे को करोगे तो पहले वाला खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों एक तरह से कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, ऐसा ऑथर ने कंक्लूड किया है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक यू।